हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसी चल रही है आप लोग प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है। आप लोग का डे बाय डे रेस्पॉन्स तो बढ़िया आ रहा है। आपका अभी टेस्ट का रिपोर्ट देखा मैंने यूटी का, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया। अनन्या ने टॉप किया, फर्स्ट टॉपर अनन्या, मुबारक हो बेटा, आपका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया लगा मुझको। सेकंड नंबर पर जो है अंश मित्तल सेकंड पोजीशन पर रहे, राइट। इन दोनों बच्चों ने पूरे यूटी में सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स किया है। बच्चों, इस तरीके का रेस्पॉन्स मेरे को जैसे इन दोनों ने किया है और लोगों ने भी किया है ना। 80% भी है, 82% भी है ना। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो ये तो मान के चलना चाहिए कि 85% तो डेडलाइन है, ठीक है। 85% से कम का तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, बहुत से बच्चों का टेस्ट छूट भी गया है, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में मैनेज करना, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट था तो बहुत से बच्चों को यह भी सीखने को मिला होगा कि भाई ये टेस्ट होता कैसे है। आपका जो 10th का स्टाइल था और ये आपका इंटरमीडिएट का स्टाइल है, दोनों काफी डिफरेंट है ना। तो उसमें जिसके भी नंबर कम आए हैं उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे नंबर कम है। बेटा, आपके नंबर कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप मेहनत करना शुरू करिए। तो आपने आपकी बार जो है रंग भरने में भी दिक्कत किया होगा, आंसर की भी नहीं ठीक से भर पाए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। उसको आप धीरे धीरे क्या करेंगे, मिनिमाइज करते चलेंगे ताकि एक्यूरेसी बढ़ती चली जाए। जितने भी गलतियों को आप मिनिमाइज करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको जो है 2 साल में जो आपको टेस्ट देना है उसमें सिर्फ यही सीखना है कि हमारी गलतियों को मिनिमाइज करना है और एक्यूरेसी को बढ़ाना है, ठीक। तो 2-3 बच्चों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया, वेरी गुड बेटा। आप लोगों से इससे ज्यादा नंबर की उम्मीद करूंगा मैं नेक्स्ट टेस्ट में। अनन्या बेटा जी, कम से कम 95% अगले टेस्ट में, इतना मैं मान के चलूंगा। और अंश मित्तल, आपसे भी कम से कम 90 की तो उम्मीद लेके चलूंगा। बाकी लोग जितने भी नंबर पाए हैं उनसे प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। मेरे पास इस टेस्ट का रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट यूटी में आपके इसके जो भी आप नंबर पाए हो इससे बढ़ के आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर 20, 25, 22 नंबर पाए हो तो अगले टेस्ट में 30 नंबर लाओ, ना ना ना। अगले में डबलिंग या ट्रिपलिंग होनी चाहिए आपकी, कम से कम, है ना। तो इस तरीके से आपको स्कोर को बढ़ाना है, ठीक है। इसी तरीके का परफॉर्मेंस अगर आप 2 साल मेंटेन रखोगे, आपका सिलेक्शन किसी की हिम्मत नहीं है छीनने की। आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता, इंडिया कोई बच्चा नहीं छीन सकता। आप में वो टैलेंट है, बस मेरे को उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा आपके टैलेंट को मैं बाहर निकाल पाऊं और आपसे बढ़िया रिजल्ट लेकर के इस स्कूल को और इस एरिया को क्या बोलते हैं, गौरवान्वित बोलते हैं ना हिंदी में, है ना। ये वर्ड्स बोलते हैं ना, अच्छे अच्छे नेता लोग बोलते हैं, है ना। तो ये वर्ड जो है आप इस स्कूल को दे पाए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई, हम मुद्दे की बात करें, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब जो है पिछले लेक्चर्स में जहां मैंने टॉपिक को ड्रॉप किया था उसके आगे बढ़ेंगे। तो पिछले टॉपिक्स में मैंने एक बात बताया था कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि एक मॉलिक्यूल ऐसा था जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था, और जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने लुईस बेस का नाम दिया। एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा था जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। जहां भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर उसको हम लुईस एसिड का नाम देंगे। लुईस एसिड की खास बात क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लुईस बेस की बात क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट के बीच में इलेक्ट्रॉन का जब पेयर माइग्रेट करेगा लुईस बेस से लेकर लुईस एसिड के बीच में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को ही हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ठीक है। लेकिन हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें डबल बॉन्ड लगा के भी आप समझेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को और समझाएं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लेना है, लिखो एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोनियम आयन, राइट। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है बेटा जी H3O+। नोट करो। बच्चों सुनो, बालको इधर देखो, ये हो गया H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने ले लिया ये वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा हो गया बेटा जी वाटर मॉलिक्यूल, और इसके पास हम जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने फंडा आपको सिखाया है, पक्का। अब मेरी बात सुनो, इसके पास प्लस चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इसको हमने क्या नाम दिया? लुईस एसिड। क्या नाम दिया बच्चों? लुईस एसिड, राइट। इसके पास क्या है? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है, यानी यहां पर क्या दिख रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बताओ बच्चों, वहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। क्या होता है? एक्सेस में होता है, और उसको कहते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? लुईस बेस। बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों ध्यान से सुनो, बच्चों ध्यान से सुनो। ये आपका हो गया लुईस बेस, ठीक है, और ये हो गया हमारा लुईस एसिड, ठीक है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? लुईस एसिड को। तब जाकर के ये बॉन्ड बनता है, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, ये लोन पेयर किधर जाएगा? इसकी तरफ। क्यों जाएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए देखो, ये इसके पास चला गया, तो एक तरीका तो हमने ये दिखा दिया कि ये साहब जो है ये बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको बच्चों, दिख रहा है आपको। अब एक लोन पेयर इधर चला गया, ठीक है, एक बचा अभी लोन पेयर, पक्का दिखा। या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि ये मेरा हो गया H3O+ आयन, पक्का। H3O दिख रहा है आपको, देखो H3 दिख रहा है, और एक प्लस भी दिख रहा है। इस बॉन्ड को बच्चों, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना? कोई दिक्कत? वेरी गुड, नोट करो, नोट करो बेटा। नोट किया बच्चों? एक और देखो बालको, एक एग्जाम्पल और देखो, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम आयन। क्या? फॉस्फोनियम आयन, राइट बच्चों, PH4+, ठीक है, फॉस्फोनियम आयन, ये हमारा हो गया फॉस्फोनियम आयन, ठीक है। पहले हमारी बात सुनो, एक बच्चों सुनो, एक होता है फॉस्फीन। क्या होता है? फॉस्फीन। और एक होता है फॉस्जीन। क्या होता है? फॉस्जीन। देखो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, फॉस मेंटेन है, यहां फीन है, यहां जीन है ना? यहां क्या है? यहां फीन है, यहां जीन है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। पहले हमारी बात सुन लो, इसके फॉर्मूले अलग अलग हैं। इसका फॉर्मूला है आपका PH3। क्या है? PH3। और इसका फॉर्मूला है COCl2। क्या है? COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। समझना। अब देखो, ध्यान से देखो, एक पीएच, समझना, लॉजिक में बता रहा हूं, लॉजिक कैसे याद करोगे। एक और पीएच,
एक और पीएच, ये कितना लिखा है 3 पीएच, है ना, दिख रहा है, एक पीएच, दूसरा पीएच, तीसरा पीएच। अगर 3 पीएच आ जाए तो पीएच3 होगा, और ना आए तो फॉस्जीन होगा। अबे याद करने का फंडा सिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में गड़बड़ नहीं करके आना, कचरा मत कर देना, मेरी मेहनत का पानी मत, पलीदा मत बना, पलीदा जानते हो पलीदा, हाँ पलीदा मत बना देना, ठीक है। तो जब आपका 3 पीएच आ जाए, जब आपका क्या आ जाए 3 पीएच, अगर 3 पीएच आ जाए तो हम क्या बोलेंगे फॉस्फीन, और ना आए तो फॉस्जीन, राइट। अब देख मुद्दा क्या है, मुद्दा हमें क्या बनाना है, फॉस्फोनियम आयन बनाना है, चलो बनाते हैं। अब देख भाई, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया बाल्को, ये हमारा फॉस्फीन हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखो और समझो, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, सोनाक्षी बता बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, तू बहुत कंफ्यूज, सोनाक्षी तू कंफ्यूजन में बहुत रहती है भाई, हाँ तेरा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। चलो खैर कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को मिनिमाइज करो, मेरे नोट्स पर सेंट्रलाइज करो ठीक है ना, फंडा समझ गया, कंफ्यूजन को मिनिमाइज करो, मैं जो नोट्स दे रहा हूं उस पर सेंट्रलाइज करो, ठीक है। तो ये टू मच परफेक्ट फॉर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन के लिए नोट्स टू मच सफिशिएंट, राइट। तो चलो खैर मैं बाद में बात करता हूं, अभी मैं बात नहीं करूंगा। चलो तो अब देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 और ये 4 5। ये बना कि नहीं बना। अच्छा लोन पेयर देखते ही मेरे दिमाग में आया कि साहब ये तो लेविस बेस होगा या लुइस बेस होगा कि नहीं होगा। कैसे पहचाना आपने, कैसे पहचाना आपने, आपने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पक्का लेविस बेस होगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्सेस में भी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन मेरे करानी है, यहाँ प्लस, चलो प्लस लिख भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसकी रिएक्शन मेरे करानी है H प्लस से। H प्लस के बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में हम जानते हैं साहब ये प्रोटॉन है, पक्का पक्का नहीं पक्का, बिल्कुल पक्का। अब एक बात बताओ, अब यहां पर प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो क्या बोलेंगे हम, लुइस एसिड बोलेंगे, पक्का। अब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लुइस बेस का इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, लुइस एसिड की तरफ, तो ये भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाएंगे, इसकी तरफ। जब इसकी तरफ पहुंचेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो बेटा अब मेरे को क्या मिला, ध्यान से देखो, ये P हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये बच्चों H हो गया, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया हमारा H प्लस, राइट। या तो मैं ऐसा दिखा दूंगा या मैं ऐसा भी कह सकता हूं PH4 प्लस, समझ में आता है। और जो मेरे को ये तीर वाला बॉन्ड जो देखने को मिल रहा है इसको बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बला है, आपको समझ में आ गया। चल नोट करो, लिखा बच्चों, अब लिखो कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। राइट, तो कोऑर्डिनेट जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट ही है ना, तो उसके लिए अलग से हेडिंग नहीं डालेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या मैं लिखवा दूं, है ना, क्या मैं इसमें लिखवाऊं, चलो फर्स्ट पॉइंट कॉपी के ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर लिखो ताकि हेडिंग में कोई लोचा नहीं चाहिए। लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर। अब लाइन से शुरू करें, पहला कैरेक्टर बताओ बच्चों। अब जैसे आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड की खास बात मैंने एक बात बताया था कि आयनिक कंपाउंड में एक खास बात यह होगा कि ये वाटर सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे। आयनिक कैरेक्टर होगा, कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, वेरी गुड।
अब जो है कोवेलेंट कंपाउंड में कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, वो मैं भी लिखवाता हूं। लिखो बच्चों पहला पॉइंट लिखो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट के बाद दूसरे पेन से लिखो, बट दे कंटेन, है ना, कंडक्शन ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर उसमें पोलर का कैरेक्टर है, तो उसमें क्या होगा? कंडक्शन देखने को मिलेगा, या सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो देखने को मिलेगा। अब मुद्दा क्या है, दोनों बातें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों समझो, अगर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं पोलर की बात कर लूं, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल की बात कहता हूं तो क्या HF पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोवेलेंट कंपाउंड है, पी ब्लॉक दोनों है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के साथ ये वाटर सॉल्युबल होगा। और दूसरी बात क्या है? पोलर है ना, पोलर की वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा? वाटर सॉल्युबल। बच्चों होगा कि नहीं होगा? क्लियर? ठीक है। और दूसरा मैंने वर्ड यूज किया सेल्फ आयोनाइजेशन का। सुनो पहले ध्यान से, सेल्फ आयोनाइजेशन। तो सेल्फ आयोनाइजेशन सब जगह नहीं पाया जाता है। सेल्फ आयोनाइजेशन हमको सिर्फ दिखता है अमोनिया के केस में, और हमको पानी के केस में दिखता है। कहां दिखता है? एक तो अमोनिया केस में दिखता है, और एक हमको दिखता है पानी केस में। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देख इधर ध्यान से, सेल्फ आयोनाइजेशन यानी NH3 है, सुनना ध्यान से। अब NH3 ले रखा है और एक NH3 और ले रखा है मैंने, राइट? ठीक है। और ये रिवर्सिबल साइन है, यानी कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनेगा, फिर से आप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंपाउंड तो बनेगा NH4+, क्या बनेगा? NH4+, और एक बनेगा NH2-। मेरी बात सुनो ध्यान से, जहां पर प्लस माइनस होगा उसमें कंडक्शन होगा, आयनिक कैरेक्टर जैसा बिहेवियर दिखाने लगेगा। और जैसे ही आयनिक कैरेक्टर दिखाने लगेगा वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो यहां पर देखो दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया, कैटायन और एनायन का। इसी को हम बोलेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन। तो सेल्फ आयोनाइजेशन सब जगह नहीं पाया जाता है, अमोनिया में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। और एक देखो, अगर मैं पानी की बात कह रहा हूं, सिमिलर रिएक्शन पानी में अगर मैं करा रहा हूं, तो पानी में देखो, मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से बच्चों ध्यान सुनो कि एक तो बन गया H3O+, और दूसरा बना OH-। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एक कैटायन और एक एनायन। एक बात और सुनना बेटा, कि अगर मैं H3O+ की बात कह रहा हूं, सुनो बच्चों ध्यान से, अगर मैंने H3O+ कह रखा है, तो H3O में आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बताया देखो इधर, ये मेरे पास इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है इस केस में? प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है साहब। अगर मैंने कहा NH4+, राइट, NH4+ में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें भी क्या है? प्रेजेंट है। कैसे? अब आप कहोगे साहब ये तो बताया नहीं मेरे को। बिल्कुल। अब देखो, इस जगह पर N लिख दो, क्या लिख दो? N लिख दो। इस जगह पर क्या लिख दो? N लिख दो। और इस जगह पे क्या लिख दो? N लिख दो। क्या यही आ गया आंसर? देखो दिख रहा है ऊपर, दिखा कि नहीं दिखा? तो जैसे फॉस्फोनियम वैसे अमोनियम। तो इसका नाम, इसके तो आप फैमिलियर हो, मैंने लिख भी दिया। और इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अमोनियम आयन। क्या नाम हो जाएगा? बोलो बच्चों, अमोनियम आयन। इज दैट क्लियर? लिखो। तो सेल्फ आयोनाइजेशन का फंडा समझ में आया? बिल्कुल आया। लिखा बेटा? इसी में नेक्स्ट लाइन से लिखो, इसी में पॉइंट 1 में ही बोले
पॉइंट 1 में लिखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट also conduct electricity due to presence of mobile electron, MOBILE, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वो हम आगे बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना ही लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो बच्चों, मेरी बात सुनो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले। नंबर दूसरा पॉइंट, अब मैंने दूसरी बात करनी है हमारा कि मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुनो, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? कि उसके बीच में जो है कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। मैं बता चुका हूं कि जिस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो जितने कोवेलेंट कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के रेस्पेक्ट में कम होगा, एक्सेप्शन के कुछ केसेस होंगे, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो लिखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज जनरली लो, बट in case of silica carbide SiC, in case of silica carbide SiC, silica carbide and diamond, right, silica carbide and diamond है ना, melting point and boiling point is very high. Silica carbide and diamond melting point and boiling point very high from ionic compound, यानी आयनिक कंपाउंड से भी इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है बच्चों? एक बात मेरी को समझा बताना, थोड़ा ध्यान सुनो। डायमंड और सिलिका कार्बाइड, इनकी खास बात क्या होती है? इसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, राइट। हार्डनेस बहुत ज्यादा होगी। तो हार्डनेस जब ही ज्यादा होगी जब कैटायन एनायन की दूरी बिल्कुल नेग्लेक्ट होगी। अगर कैटायन और एनायन बिल्कुल पास में चिपके हुए हैं, तो अगर चिपके हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा वो हार्ड है। तो इनकी हार्डनेस की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो ये दो कंपाउंड है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक से कम होता है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करेंगे तो इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, आयनिक से भी ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, तीसरी बात हम करते हैं। नंबर 3 सुनो, देखो, टी ब्लॉक एलिमेंट मेनली जो एग्जिस्ट करते हैं वो लिक्विड या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? टी ब्लॉक एलिमेंट मेनली जो एग्जिस्ट करते हैं वो लिक्विड या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ टी ब्लॉक एलिमेंट जैसे फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो एग्जिस्ट करते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टी ब्लॉक एलिमेंट generally exist in gaseous state or solid gaseous state or liquid state, but some p block element exist in solid state, like सम पॉलीएटॉमिक, यानी एटॉमिसिटी एक से ज्यादा होगी, लाइक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन कौन से हैं भाई? एक तो है फास्फोरस। जब मैं कहता हूं कि फास्फोरस लिखो तो फास्फोरस को आप लिखेंगे P4। ये होता है बेटा टेट्रा एटॉमिक। क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक। अगर मैं कहूंगा सल्फर, तो सल्फर कैसे लिखेंगे आप? SA। कैसे लिखेंगे? SA। तो ये दोनों के दोनों हमारे किस फॉर्म में है बच्चों बताओ? सल्फर और हमारे फास्फोरस किस स्टेट में है? पॉलीएटॉमिक और साथ में सॉलिड स्टेट में। नोट करो फटाफट। नंबर 4,
नंबर 4 लिखो बच्चों। बोले, लिखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो बच्चों मैंने आयनिक में बताया था कि नॉन डायरेक्शनल, तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब मॉलिक्यूल जो है उसमें बॉन्ड एंगल नहीं होगा, राइट। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, डायरेक्शनल होगा, यानी इसमें हम बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखना है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर means angle are calculated, means angles are calculated in covalent molecule, right। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 5 लिखो। अब बताओ बच्चों, आयनिक रिएक्शन क्या थी, फास्ट थी, और कोवेलेंट क्या है, क्या फास्ट है स्लो है, बताओ बच्चों। कोवेलेंट क्या है, स्लो है, उसका रीजन मैंने उधर लिखवाया है, या खाली स्टेटमेंट लिखो बच्चों, लिखो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंटेन स्लो रिएक्शन in comparison to आयनिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लिखना बनता है, एक एग्जाम्पल बनता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये हमारा क्या बन गया, 2NH3 गैस। पक्का, ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, क्या है बताओ, अमोनिया फॉर्मेशन। तो अमोनिया फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हैबर प्रोसेस। क्या बोलेंगे, हैबर प्रोसेस। नोट करो,